नमस्ते भैया बहन, कैसे हैं? ठीक हैं। विगत दिन हम लोग क्लास 9 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताए थे, पढ़ाए थे। उसी चैप्टर में आगे हम लोग आज प्रारंभ करते हैं कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी उस सेल का क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज से बना हुआ है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ ए सेल। तो मेनली सेल 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का 3 मेन कंपोनेंट होता है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड आ रहा है न्यूक्लियस, थर्ड आ रहा है साइटोप्लाज्म। बारी बारी से सबके बारे में जानकारी लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो आउटर कवरिंग, ये बाहर का ये जो घेरा देख रहे हो, दीज आर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ भी ये जो आ रहा है दीज आर, ये इसमें कई सेल, ये प्लांट सेल आ रहा है, ये एनिमल सेल, तो कई सेल। तो ये जो आ रहा है बाउंड्री, दीज आर सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज बाउंड्री ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का ये मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है। एंड व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, और ये बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सराउंडिंग से इसके अंदर जो लिक्विड साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट रखने का काम करता है। ये सेल का स्ट्रक्चर देखो, ये आउटर कवरिंग जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस है, जेली सब्सटेंस, दैट आर साइटोप्लाज्म, और ये थिक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये दैट आर न्यूक्लियस। इसमें भी यहाँ ये न्यूक्लियस आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म आएगा, और ये बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन आएगा। अब इट इज मेड अप, अब ये सेल मेम्ब्रेन बना कौन चीज से होता है? तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन का क्या गुण है? तो इट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इन नेचर। अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता है या बाहर आने देता है। सिलेक्शन से सेलेक्टिव बना है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउ सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर सर्टेन मिनरल को ही अंदर साइटोप्लाज्म में जाने देता है या साइटोप्लाज्म से बाहर आने देता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनिटेड। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, फोल्ड हो सकता है, और ये डिस्ट्रॉय टूटता भी है, फिर ये रीयूनिट, इसका फिर से रिपेयरिंग भी ऑटोमेटिक होता है। अब आगे जाने हम लोग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है बाउंड्री ऑफ द सेल, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे सेल के अंदर होता है या बाहर आ पाता है, इसको 2 टर्म से जानेंगे। एक है डिफ्यूजन और दूसरा आएगा ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन क्या है ये जाने। इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of the substance from high concentration to the region of low concentration। अब ये क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जो लिक्विड का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। आगे फिर देखते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब देखो कि हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है। अब ये
एनिमल के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आउटर कंसंट्रेशन हाई है और अंदर का लो है, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सेलुलर प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, अंदर से बाहर आता है। उसी ढंग से प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो वो बाहर आता है। यही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये मूवमेंट होता है और ये सेल मेम्ब्रेन उसी ढंग से अलाउ करता है सर्टेन सब्सटेंस को अंदर जाने का या बाहर आने का। तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट आर डिफ्यूजन। अब यहाँ ऑस्मोसिस के द्वारा भी ये आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन परमिट करते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल ऑस्मोसिस। अब ये क्या है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है थ्रू प्लाज्मा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का अंदर या बाहर मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस का को दूसरे नाम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ये डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट के नाम से भी जान सकते हो। ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यदि सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन होगा तो बाहर से अंदर सेल के अंदर जाएगा। यदि सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर कम है तो सेल के से बाहर की ओर आएगा। इसको यहाँ फिगर के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास किया है, समझाने का। अब यहाँ ये देखो, सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 सेम टाइप ऑफ सेल है। अब यहाँ क्या है, इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर H2O, यहाँ H2O लिखे हैं, H2O की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा को ये एरो ऊपर करके दिखाए हैं हाई। तो ये सेल के अंदर और ये बाहर ये डाउन में दिए हैं, यानी लो कंसंट्रेशन है। तो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है तो वाटर क्या है, कम आउट फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर ये निकल रहा है, और सेल से बाहर जिस समय निकलेगा तो दे श्रिंक, ये सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ा हुआ देख रहे हो, दिख रहा है। अब यहाँ दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ भी ये H2O लिए हैं। अब यहाँ ये बराबर का इक्वल का चिन्ह दिए हैं, ये सेल के अंदर भी बराबर है, बाहर भी बराबर है, यानी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दोनों सेम है। तो जितना मॉलिक्यूल वाटर लूज करता है सेल, उतने ये गेन कर रहा है। ये एरो से देख लो, इधर ये गेन हो रहा है, ये लूज हो रहा है, और ऑन द होल क्या होता है, सेल का साइज सेम बना रहता है, ना श्रिंक करता है ना स्वेलअप होता है। यह नंबर 1 में श्रिंक कर गया, नंबर 2 में ये सेम रह रहा है। अब नंबर 3 देखो, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो है, इसको डाउनवर्ड में एरो से दिखाए हैं, और बाहर का जो आ रहा है ये हाई कंसंट्रेशन है। अब हाई कंसंट्रेशन जैसा पहले ही बताए हैं, मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब इसको ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा तो ये क्या है, सेल स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा, और में भी ब्लास्ट, ये ज़्यादा स्वेलअप होगा तो फट भी सकता है, जिसको कि आगे और फिगर से क्लियर करने का प्रयास किए हैं। अब इस आधार पे, ये कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटे हैं, 3 टाइप में। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान दोगे, ये है हाइपरटोनिक, यहाँ है हाइपोटोनिक, ये आइसोटोनिक, नाम में कन्फ्यूजन ना हो। हाइपरटोनिक में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज लेस देन द इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर कम रहता है और सेल के अंदर ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में, बाहर का भी अंदर का भी। तो इसको फिर आगे देखते हैं फिगर के द्वारा। चलिए
अब जैसा कि पहले ही बताए थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के आधार पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीन अलग अलग बीकर में लिए हैं। अब यहाँ ये देखो, ये सेल आ रहा है। अब इसमें पार्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। ये सेल के अंदर देखो, ये ज़्यादा पार्टिकल है कंपेयर टू ये बीकर में। कंसंट्रेशन आउटर साइड क्या है, लो है, अंदर हाई है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएगा, यानी ये लूज करेगा तो ये श्रिंक कर गया, जो पीछे फिगर में देखे थे। दूसरा आ रहा है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी बाहर बीकर के बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल आ रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ आप देखो, ये बाहर का कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है और अंदर का कंसंट्रेशन लो है, तो बाहर से अंदर ये आएगा और ये स्वेल अप फूलेगा। तो वही यहाँ देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक तो पहले बता दिए, श्रिंक कर गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड और आउटसाइड दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। ड्यू टू दिस द शेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड, जितना अमाउंट ऑफ वाटर ये गेन करता है उतने ये लूज करता है और इसका साइज मेंटेन रहता है। आगे आ रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, ये सेल के अंदर, ये बाहर देखो ये हाई कंसंट्रेशन है देन द इनसाइड, एंड ड्यू टू दिस द सेल गेन वाटर, इस कारण क्या है, वाटर अंदर आएगा, सेल गेन करेगा एंड स्वेल अप, फूल जाएगा, मे बी ब्रास्ट, ये फट सकता है। तो इस टाइप का ये कंसंट्रेशन के आधार पे सॉल्यूशन तीन प्रकार का, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। और इस टाइप का एग्जाम में यदा कदा पूछ देता है, तो ध्यान रहे ये सॉल्यूशन के बारे में। फिर आगे इसी में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल भी आता है, प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में जाने। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो पीछे देखे हो, तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। यहाँ ये देखो, प्लांट सेल का एग्जांपल लिए हैं, तो ये अंदर ये जो देख रहे हो येलो इस टाइप का है, दीज आर सेल मेम्ब्रेन, और ये थिक जो देख रहे हो दीज आर सेल वॉल, ठीक है। और ये तीन प्लांट सेल को एक जगह ज्वाइंट किया है, जो कि लेमेला से ज्वाइंटेड होता है। आगे देखते हैं, तो इट इज सेल वॉल क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब ये क्या है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होता है। इट इज रिजिड, अब इसका नेचर क्या होता है, रिजिड, रिजिड मीन्स जिद्दी या कठोर, स्ट्रोंग मजबूत होता है, पोरस पोर्स होता है, पोर भी होता है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है, सेलुलोज से। सेल वॉल्स ऑफ टू सेल और मोर देन टू सेल ज्वाइंट बाय लेयर कॉल्ड लेमेला। लेमिला यहाँ ये देख रहे हो, ये दिखा रहे हैं दैट आर लेमिला, लेमिला से ये प्लांट्स का सेल वॉल आपस में जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन सेल वॉल का क्या है, तो इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप ऑफ द सेल, ये सेल वॉल क्या है, सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को स्ट्रेंथ भी, मजबूती प्रदान करता है। इट इज परमिएबल एंड एलो सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज, अब ये क्या है, ये परमिट करता है डिफरेंट साइज के मटेरियल को अंदर या बाहर जाने आने का। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो पहले भी बता चुके हैं कि सेल वॉल क्या है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब सेल का माने नेक्स्ट जो कंपोजिशन आ रहा है वो आ रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, सेल का
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या इसको यूं कह सकते हो हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, सेल का हेड क्वार्टर, जिसे किसी भी क्या है ऑफिशियल जो होता है उसका हेड क्वार्टर होता है, और वहां से वो उसका विधि व्यवस्था कंट्रोल होता है। उसी ढंग से न्यूक्लियस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस क्या है, हेड क्वार्टर की तरह काम करता है। अब ये क्या करता है, इट इज हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज, ये सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इन यूकैरियोटिक सेल ए सेल वॉल सेल in eukaryotic cell a well defined nucleus is present, while in prokaryotic cell a well defined nucleus is absent। अब ये सेल आगे पढ़ेंगे, सेल दो प्रकार का होता है स्ट्रक्चर के आधार पे, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और एग्जाम के दृष्टि से ये महत्व रखता है ज़्यादा, इसको आप डिफाइन याद कर लो। इसमें डिफरेंस 1-2 नंबर का पूछ देता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो आगे देखेंगे। अब ये यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। अब ये सेल देख रहे हो, सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है, अब इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। वही यहाँ बता रहे हैं, एब्सेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में। इट हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो आ रहा है, ये डबल लेयर का होता है, यहाँ ये ब्लैक का दिख रहा है, इसके ऊपर भी ये येलो कलर का दिखाए हैं, ये डबल लेयर आ रहा है। तो वही यहाँ कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर कवरिंग एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। अब ये जगह जगह गैपिंग भी छोड़ रखे हैं, ये पोर छेद होता है, which regulate the movement of material in and out of the nucleus। और ये पोर जो होता है ये रेगुलेट करता है certain substance material go inside the nucleus और come out of the nucleus to the cytoplasm। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सर्टेन मटेरियल का आना या साइटोप्लाज्म से सर्टेन मटेरियल के अंदर जाना स्पोर के द्वारा संभव हो पाता है। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कॉन्टेंस। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या सब ये थिक लिक्विड में पाया जाता है, इसमें भी ये डेंस एरिया डीप एरिया होता है, ये डीप एरिया जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। एंड क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम भी होता है जो विजिबल सामान्य कंडीशन में नहीं होता है। ड्यूरिंग द एज ऑफ सेल डिवीजन, जब ये सेल डिवाइज करता है तो डिवीजन के केस में जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो उस समय क्रोमोसोम विजिबल होता है, सामान्य कंडीशन में विजिबल नहीं होता है। तो जानिए आप, इनसाइड न्यूक्लियोलस आ रहा है, क्रोमोसोम होता है और क्रोमेटिन मटेरियल, ये लिक्विड जा रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए होता है और प्रोटीन का ये बना हुआ था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कभी कभी 1 आध नंबर का फुल फॉर्म में पूछ देता है। अब ये डीएनए क्या होता है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है इसी का टेस्ट होता है, इसके आधार पे उसका पेरेंट्स से रिलेशन पता करने में या अन्य एक्टिविटी का पता करने में ये डीएनए टेस्ट किया जाता है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है ये सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, माने ये क्या कह सकते हो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को उसके ऑफ स्प्रिंग में सन और डॉटर, उसमें जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है वो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आगे क्लास में जाएंगे तो डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे।
इसका इनहेरिटेशन कैसे होता है? ये क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता फेस आपका होता है ड्यू टू ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू ये क्रोमोजोम के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ टाइप ऑफ सेल, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे सेल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। पहले भी बताए हैं, फिर से इसका जान लीजिए डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इट इज ए वेरी माइन्यूट इन साइज, साइज भी इसका माइन्यूट होता है, एंड न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और सिंगल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम भी सिंगल होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया आप ले सकते हो, यानी ये वेल डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल। जस्ट इसके अपोजिट यूकैरियोटिक सेल होता है, तो इट इज लार्ज इन साइज, वहाँ माइन्यूट साइज है, ये यूकैरियोटिक सेल लार्जर इन साइज होता है। और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जो फिगर में पीछे बताए हैं। एंड मोर देन वन क्रोमोजोम प्रेजेंट, एक से ज़्यादा क्रोमोजोम इसके केस में मौजूद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा ले सकते हैं, ह्यूमन हम लोग आ सकते हैं, प्लांट है, एनिमल, इटिशी। सेल का अगला कंपोजिशन साइटोप्लाज्म आ रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पार्ट आ रहा था उसको साइटोप्लाज्म कर रहे हैं, तो वही कर रहा था लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन व्हिच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये उस लिक्विड के अंदर क्या है, छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स फ्लोट करता है, तैरता रहता है, उसी को ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब जैसे ये इस ढंग से समझो कि हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, या फिर किडनी है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। उसी ढंग से सेल के अंदर छोटा छोटा ऑर्गन आ रहा है जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, एंड दे डू स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब आगे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में जानते हैं, पढ़ते हैं। एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स। अब साइटोसोल क्या है? द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जलीय पार्ट जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, दैट आर साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनेल्स, these are the internal organs of the cell responsible for carrying out a specific job of the keep the cell alive। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, जो सेल को जिंदा रख पाता है। और इस ढंग से ये चैप्टर आज यहीं क्लोज करते हैं, फिर आगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। धन्यवाद।